अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। वजिया स्वाति कत्ल केस के हवाले से एक वॉइस नोट है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वायरल है। और बेसिकली ये जो वॉइस नोट है ये साजिद शेख साहब जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं 92 न्यूज़ के, उन्होंने बेसिकली सबसे पहले 92 न्यूज़ पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई और उसके बाद घूमते घुमाते ये वॉइस नोट हम तक भी पहुँचा और वो आपके सामने रखते। ये वजिया का बेसिकली आखिरी वॉइस नोट है जो उन्होंने अपनी दोस्त को भेजा है। और इस वॉइस नोट में वो क्या कह रही हैं वो तो अभी आप सुनेंगे, वो आपको बताएंगे। और उसके बाद दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि कल जब औरत मार्च की कवरेज के दौरान एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो कि शायद मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ या मैं भी नहीं रिपोर्ट कर सका। बहरहाल उसकी वीडियो मेरे पास है, लेकिन इस वीडियो में बहरहाल मैं बताऊंगा वो था क्या। लेकिन उससे पहले आप वजिया स्वाति का जो आखिरी वॉइस नोट है वो आप सुन लें, जिसमें वो अपनी दोस्त को बता रही हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट उनके किस तरह सेटल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। यहाँ पर मौसम चेंज है तो मेरा गला बस ऊपर नीचे हुआ रहता है। ये मौसम मुझे सर्दियाँ भी सूट नहीं करती, तो यार बस वो कुछ ट्रांसफ़र का काम है, उसकी वजह से जाना पड़ रहा है पाकिस्तान। वो ट्रांसफ़र का जो उसके साथ मेन झगड़ा था, फाइनली एग्रीड। लंबी स्टोरी है, तो मैंने जाना है यहाँ से सैटरडे को इंशाल्लाह मैंने वहाँ पहुँचना है, तो उसके बाद फिर वापसी होगी 1 वीक के लिए। तो बस दुआ करना खैरियत से जाऊँ, खैरियत से आऊँ, सब ठीक ठाक है। बच्चे तो यहीं पर होंगे, सिर्फ मैं जा रही हूँ और आना जाना करूँगी। फिर तुम्हारी तरफ तो भाई फिर तो बाद में आ जाऊँगी। फिलहाल वहाँ जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ। ये वो आखिरी वॉइस नोट था, आखिरी आवाज़ थी जो वजिया स्वाति की रिकॉर्ड हुई। और इसके बाद ज़ाहिर है उनकी इंतकाल की ख़बरें और जिस तरह से उन्हें अंधनाक तरीके से पाकिस्तान में मार दिया गया था, वो सारी डेवलपमेंट्स जो कि अब तक जारी हैं। और आखिरी वॉइस नोट में महसूस हो रहा है जैसे वो काफ़ी इत्मीनान में है और वो ये समझ रही हैं कि उसके साथ मर्डर के साथ उनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटल डाउन हो गया है और वो पाकिस्तान जाएंगी और वहाँ पर जाकर प्रॉपर्टी के जो ट्रांसफ़र के मामला हैं उन्हें सेटल डाउन करके, वो कह रही हैं बच्चे भी मेरे बैक हैं तो मैं जल्दी अपने प्रॉपर्टी के मामला सॉर्ट आउट करके वापस आ जाऊँगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरा गला ख़राब है मौसम की वजह से। और दिस इज़ हाउ ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि उन्हें यकीन दिलाया गया और यकीन ये दिलाया गया कि अगर वो पाकिस्तान आएंगी तो उनके जो प्रॉपर्टी का या घर के मामलात हैं वो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएंगे। उन्हें कोई मसला या कोई कबाहत या कोई परेशानी या पेशेमानी पाकिस्तान में नहीं उठानी पड़ेगी। और जब वो आई तो फिर उनके साथ जो हुआ वो इतना इस कदर अनएक्सपेक्टेड था कि शायद ज़हनो गुमान या सोचो विचार ये कहीं पे भी नहीं हो सकता था। मैं अक्सर जब जो वजिया स्वाति की जो लीगल टीम है उनके साथ कभी भी वीडियो पर भी बातचीत हो रही होती थी या इंटरव्यू भी कभी होता था, तो मैं उनसे पूछता था कि जब उसे पता था कि उसे थ्रेट है तो प्रिएम्प्टिव मेजर्स लिए बगैर वो पाकिस्तान आई क्यों थी। तो उनका अक्सर ये कहना होता था कि उसे यकीन दिलाया गया और एक लंबे प्रोसेस के बाद, एक लंबी डिस्कशंस के बाद उसे यकीन दिलाया गया कि उसे कोई ख़तरा नहीं। इस वॉइस नोट में जो आखिरी उनका वॉइस नोट है जिसमें वो बता रही हैं अपनी दोस्त को कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, खैरियत से है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटल डाउन, मामला सेटल डाउन के लिए डाउन होने जा रहे हैं, वो मामला सेटल करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इस आवाज़ से भी वाज़े तौर पर बड़ा कैटेगोरिकली महसूस हो रहा है कि जैसे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो बिल्कुल मुतमईन थी, इत्मीनान में थी और चीज़ें हकीकतन सेटल डाउन हो गई थी और उन्होंने बस पाकिस्तान आना था, दस्तखत करने थे, सिग्नेचर्स करने थे और वापस चले जाना था। और उन्होंने बात भी ये की कि मेरे बच्चे भी वहीं पर हैं, उन्हें वहीं पर होंगे चूँकि मैं बड़ी क्विकली यानी कुछ ही टाइम में पाकिस्तान से वापस चली आऊँगी। बट उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए क्या चीज़ इंतज़ार कर रही थी। और जो लीगल टीम है वजिया स्वाति की वो ये भी कहती रही हैं कि कई दफ़ा रिहर्सल्स किए जो कि मर्डर्स थे उन्होंने, और बड़ा एक आर्टिकुलेट वे में प्लान किया और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया और उस एग्जीक्यूशन में बहरहाल वो सक्सेसफुल रहे हैं। अभी तक कानूनी कार्रवाई जारी है, केस सब जुडिस है, लिहाजा इसके ऊपर ज़ाती राय देना कभी भी नहीं बनती थी, ना ही आज बनती है। बाकी आप लोग बेहतर इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो औरत मार्च पाकिस्तान में हो रहा है, कल जब गुज़श्ता दिन औरत मार्च की जो था जलसा, औरत आज़ादी मार्च, जब मैं वहाँ पर शरीक हुआ और ज़ाहिर काफ़ी सारी वीडियोज़ आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ 2-3 ख़वातीन ऐसी खड़ी थी जिन्होंने कुछ प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिन पे लिखा हुआ था कि आओ मर्द और औरत मिलकर साथ चलें और मिलकर एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें। जब मैंने ये बड़ा डिफरेंट नारा था वहाँ पर, बहुत ही डिफरेंट स्लोगन था और 2
अलग से ख़वातीन ने ये प्ले कार्ड लेके वो खड़ी थी। तो जब मैं उनके पास गया और मैंने उनका इंटरव्यू शुरू किया, और उस इंटरव्यू का जो इंट्रो था मैंने इस तरह से दिया कि एक बड़ा डिफरेंट और मुनफरिद एक प्ले कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये स्लोगन नज़र आ रहा है। इस पर जो औरत मार्च की वहाँ पर जो ख़वातीन जो ऑर्गेनाइजर्स मौजूद थी, जो बेसिकली इस औरत मार्च को ऑर्गेनाइज कर रही हैं या जो लड़कियों को लेकर सड़कों पर मौजूद हैं, वो मेरे पास आई और उसने आकर मुझे कहा कि आप इनके साथ नहीं बात कर सकते। तो मैंने कहा कैसे नहीं बात कर सकता? तो उन्होंने कहा कि जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आप सिर्फ उन्हीं के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि इस मार्च में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो कि जिनका हमारे इस कॉज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद ज़ाहिर है उनका एक इवेंट था, मैं नहीं चाह रहा था कि उसके अंदर कोई बदमज़गी फैले, लिहाजा मैंने उनका इंटरव्यू नहीं किया। लेकिन बहरहाल वो वीडियो उस आर्ग्यूमेंट की मेरे पास मौजूद है। उससे बड़ी एक चीज़ सोच और एक जहनियत सामने आती है कि असल में औरत मार्च में भी हर किसी को अपनी राय रखने का, हर औरत को, हर खातून को, हर लड़की को अपनी राय रखने का या बोलने की आज़ादी नहीं थी, बल्कि उसे उसी एजेंडे के ऊपर, उसी मोटिव के ऊपर, उसी मोटिव के ऊपर बात करनी थी, तभी उन्हें बात करने की इजाज़त थी। और बाकी जितने भी स्लोगन वाली ख़वातीन मौजूद थी जिन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जो कुछ एक बड़े कंट्रोवर्शियल भी थे, उसके हवाले से कोई भी एतराज़ बहरहाल वहाँ पर किसी ने नहीं किया। लेकिन उस प्ले कार्ड के हवाले से कि जहाँ पर बात की जा रही थी कि आओ साथ मिलकर चलें, एक साथ मिलकर चलें, उस पर बहरहाल उन्होंने इंटरव्यू नहीं करने दिया। और उसके बाद हमने देखा कि कुछ मीडिया के लोग जब उनका इंटरव्यू करने जाते थे उन्हें भी मना कर दिया जाता था और क्लियरली कैटेगोरिकली कहा जाता था कि हमारी जो मीडिया को लेकर पॉलिसी है वो पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि आप हर किसी का इंटरव्यू नहीं कर सकते, सिर्फ जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें हमने मीडिया से बातचीत करने के लिए रखा है, जिनका एक बड़ा सख्त स्टांस है इस सोसाइटी के लिए, मर्दों के लिए, पैट्रियार्की को लेकर, इस मुआशरे को लेकर, उनके हवाले से उनका ये कहना था कि उन्होंने बात करनी है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वहाँ पर कुछ जगहों पर अगर आप वो इंटरव्यूज़ भी देखें तो उनमें बातचीत जो की जा रही थी वो था हमने जो मेहनतकश तबका उसे ऊपर लाना है और जो पिसा हुआ तबका उसके लिए उसकी बातचीत करनी है। और उसके बाद जो नारे लगाए गए वो इस तरह थे कि सुर्ख लहराएगा पूरी दुनिया में, और सुर्ख सलाम की भी बातें की जा रही थी और सुर्ख झंडे भी उठाए हुए थे। अब एक प्ले कार्ड वहाँ पर नस्ब था जिसमें यह चीज़ लिखी गई थी कि दाढ़ी के बगैर कार्ल मार्क्स। अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स बेसिकली इन्होंने किताब लिखी थी मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिज्म, और मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिज्म वो लिटरेचर है दुनिया में जो मौजूद है जो बेसिकली कैपिटलिस्ट थॉट्स को काउंटर करता है। अब ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट जो लिबरल इकोनॉमी की बातचीत करता है, जिसमें अमीर अमीरतर हुआ जाता है और जो गरीब है वो गरीबतर हुआ जाता है, और कम्युनिज्म जो कि एक बराबरी की सतह पर फाइनेंशियल और जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बातचीत करता है। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने जो बात की थी अपनी किताब में, उन्होंने ये कहा था कि यही मेहनतकश तबका एक दिन ऊपर आएगा और जो ऊपर इनके ऊपर हुक्मरानी करने वाले लोग हैं ये उन्हें उतारेगा, इनके कपड़े फाड़ेगा और इनके उसके बाद कोई भी हुक्मरान तबकों में से हुक्मरानी नहीं करेगा, बल्कि यही मेहनतकश तबका आकर ऊपर हुक्मरानी करेगा। तो ये एक मेंटालिटी मुझे समझ आई है कि ये सिर्फ औरत मार्च नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी आइडियोलॉजी है, एक पूरी सोच है, एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक थॉट प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जिसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और उन्होंने बड़ी डिटेल में वो लिटरेचर भी पढ़ा हुआ है, उन्हें समझ भी है। लेकिन बहुत सारी वहाँ पर ख़वातीन और मर्द हज़रात ऐसे थे जिन्हें शायद इस चीज़ की समझ नहीं है, जिन्हें उस स्लोगन की समझ नहीं आई, जिन्हें उस जो प्ले कार्ड वहाँ पर ये जो पोस्टर्स लगाए गए थे उनकी समझ नहीं थी, और वो इसे बड़ा डिफरेंट अंदाज में ले रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल कभी। अल्लाह हाफिज़।